इस्लामोफोबिया अब एक आलमी वबा की शक्ल इख्तियार करता जा रहा है। और ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हकूक़ की जो कौंसल है, उसने मार्च 2021 में यानी इसी साल मार्च में रिपोर्ट एक शाया की है। उस रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में इस्लामोफोबिया के वाक़यात में बहुत इजाफा हुआ है। अब उस रिपोर्ट के मुताबिक वो कहते हैं कि दुनिया में कई ममालिक, ख़ास तौर पे जिनमें तरक्की याफ्ता ममालिक भी और नाम नहाद इंसानी हकूक़ के अलमबरदार जो ममालिक हैं, उनका भी शुमार होता है। उसमें मुसलमानों की मजहबी आज़ादी पर कदगनें लगाई जा रही हैं। उसके अलावा रिपोर्ट में अमेरिका और चीन, इन दोनों पर शदीद तनकीद की गई है कि इन दोनों मुल्कों में रियासती सतह पर मुसलमानों के ख़िलाफ़ पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं। इसके अलावा इसी रिपोर्ट में मुतालबा किया गया कि दुनिया भर में हुकूमतें मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो इम्तियाज़ी कवानीन बन रहे हैं, उनके ख़ात्मे के लिए कोशिशें करें, इक़दामात करें। अच्छा, बात यहीं ख़त्म नहीं होती। इसी रिपोर्ट के मुताबिक हिलाली साहब, यूरोप में हर 10 में से 4 लोग, 10 में से 4 जो यूरोपीय अफराद हैं, वो मुसलमानों के बारे में अपने अच्छे तासुरात, अच्छे ख्यालात नहीं रखते। ठीक। उसके बाद अगर आप आ जाएँ तो इंस्टीट्यूट फॉर सोशल पॉलिसी एंड अंडरस्टैंडिंग, पूरी दुनिया में इसका एक अपना मुकाम है। उनके मुताबिक अमेरिका में 60% मुसलमानों को, यानी जो इंसानी हकूक़ का चैम्पियन बनता है अमेरिका, उस अमेरिका में 60% मुसलमानों को तासुब का निशाना बनना पड़ता है। अच्छा, अब मुझे आप ये बताएं कि ये तो है अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट, और उसके बाद आपको बताया कि दुनिया भर में हो क्या रहा है। अब कनाडा की इस बात पे आ जाते हैं। कनाडा में ये कोई अनोखा वाक़या नहीं हुआ। आपको सुन के हैरत होगी कि खुद कैनेडियन पुलिस के इदाद-ओ-शुमार के मुताबिक, कैनेडियन पुलिस के मुताबिक 2019 में उस मुल्क में 1 साल के दौरान 946 नफ़रत अंगेज़ जराइम, मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत अंगेज़ जराइम जो हैं, उसकी इतला दी गई है। यानी आप ये हिसाब लगा लें कि 1 साल के दौरान मज़हब को निशाना बनाने वाले जो लोग हैं, उसमें अगर आप 2018 से उनका मुकाबला करें, 2018 और 19 का, उसमें 10% इजाफा है। यानी अगर आप ये समझें कि हर साल उसमें 10% या इससे ज़्यादा इजाफा हो रहा है, तो उसमें आप अंदाज़ा कर सकती हैं कि दुनिया में इस वक्त ख़ास तौर पे वेस्ट में इस हवाले से क्या है। हाँ जी, इन्होंने कौन से मसले हैं इस वक्त? दो मसले हैं दुनिया में इस वक्त जो जिधर से इस्लामाफोबिया जड़ लेके स्प्रेड किया है। एक है फ़लस्तीन और दूसरा है कश्मीर। इन दोनों मसले का जड़ क्या था? ब्रिटिश, इन्होंने क्रिएट किया। और आज इन दोनों मसले के स्पॉइलर कंट्रीज जो हैं, जो लोग उनसे बैटन लेके अब इसके खिलाफ भाग रहे हैं, वो कौन से मुल्क हैं? हिंदुस्तान और इजराइल। उनको कौन सपोर्ट कर रहा है? वेस्ट, अमेरिका और G7 कंट्रीज। कौन से मुल्क हैं जिधर फैशिस्ट, रेशिस्ट ग्रुप्स, पॉलिटिकल पार्टीज बन के इस वक्त पावर में है? हिंदुस्तान, इजराइल, लिकुड और बीजेपी, जना संघ, RSS। अब आप कौन से मुल्कों ने, कौन सी सोसाइटीज ने हेट को, नफरत को वेपनाइज किया है? वेस्ट। उनको पॉलिटिकल एंड आइडियोलॉजिकल टूल कौन बनाया है? वेस्ट, इंडिया, इजराइल। तो मैं एक और चीज फाइनली मैं इस पे ये कहूंगा आपको, आप यकीन नहीं कर सकेंगी, मगर मैं आपको बता रहा हूं, आज यूनाइटेड नेशंस में अगर आप जाके डिबेट करना चाहते हैं कश्मीर के मामले में या फ़लस्तीन के मामले में, खासतौर कश्मीर के मामले में, इस वक्त आपको पता है, आपको यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल अगर मान भी गई कि डिबेट करेगी, वो कहेगी क्लोज डिबेट होना चाहिए, सीक्रेट डिस्कशंस होना चाहिए। इसलिए कि हम जो प्रोड्यूस करेंगे सबूत कि मुसलमानों के साथ हिंदुस्तान में क्या हो रहा है, उसके हम फैलाना नहीं चाहते। वाह, आप स्टेट टेरर को एक्सपोज भी नहीं करना चाहते। तो हम, अब आप देखिए, ये बड़ा अच्छा कहा था इमरान याकूब ने कि किधर फैला है और क्यों। हम अब, हमारे प्राइम मिनिस्टर, आप वो मुल्कों के पास जाना चाहते हैं जो खुद इसको क्रिएट किया है और स्प्रेड किया है, और उनसे हम दरख्वास्त करना चाहते हैं कि रोको।
वो रोक नहीं सकते। देखें, दो चीज़ें इसमें बड़ी अहम है। एक तो पहले में हिलाली साहब ने जो अभी कहा वज़ीर आज़म के हवाले से, तो वो मुझे मीर का एक शेर याद आ गया कि मीर भी क्या सादा हैं कि बीमार हुए जिसके सबब उसी अतार के लौंडे से दवा लेते हैं। भाई, आप जिनसे मदद लेना चाहते हैं वही तो जड़ हैं, वही तो कॉज हैं, वही तो ये कर रहे हैं। और मैं आपसे एक और अगली बात करूं, इसराइल इस वक्त यहूदी लॉबी को, लोग तो कहते हैं ना यहूदी लॉबी इसराइल को चलाती है, इसको ज़रा उलट कर लें, इसराइल यहूदी लॉबी को चलाता है। वो इस वक्त इस पोजीशन में है कि यहूदी लॉबी को इस्तेमाल करते हुए, जहाँ जहाँ उसका असर है, उस असर को इस्तेमाल करते हुए मुसलमानों के ख़िलाफ़ इस तरह की नफ़रत फैलाई जा रही है पूरी दुनिया में कि उनके ख़िलाफ़ इस तरह से हों और ये खौफज़दा हो जाएं और इनको ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुँचाया जा सके। ये बाकायदा मुनज़्ज़म तौर पर हो रहा है। इसमें यहूदी लॉबी इतनी फंडिंग कर रही है। इस पे मेरा एक क्वेश्चन भी है। आपने कहा कि जी उनसे बात कर रहे हैं, उन्होंने नहीं कह रहे हैं, लेकिन जो गलत काम कर रहा है उसी से बात करके उसको रोकेंगे ना। अगर हम उनसे बात ही नहीं करेंगे इस मामले पे, उन्हें रियलाइज ही नहीं कराएंगे कि ये कितना खतरनाक खेल वो खेल रहे हैं, तो फिर कैसे रियलाइज कराना अलग बात है, उनसे मदद लेना अलग बात है। अगर आप इस पे भी आप उनसे सिर्फ ये कहेंगे ना मारेंगे हमें, आप मदद आपकी चाहिए, वो आपको और मारेंगे, आपकी मदद नहीं। लेकिन अगर आप उनको ये रियलाइज कराएंगे कि बच्चों हम ये काम बर्दाश्त नहीं करेंगे, टिट फॉर टैट वाला मामला है। देखिए कि सबसे फेमस, सबसे जबरदस्त यहूदी माने जिसने साइंस को कंट्रीब्यूशन यूनिक है, आज तक अनपैरेलल्ड है, थियरी ऑफ रिलेटिविटी किसने दिया इस दुनिया को? एक यहूदी, उसका नाम था एल्बर्ट आइंस्टाइन। जी, आपको पता है एल्बर्ट आइंस्टाइन ने इजराइल के बाद क्या के बारे में क्या कहा था? उसने ये कहा था इजराइल के बारे में कि ये मुल्क तबाह होगा। और कौन करेगा इसको तबाह? दो लोग, ब्रिटिश और ये हगना और ये इजराइलीज जो इस वक्त फ़लस्तीन को दबा के उनके ज़मीन पे रह रहे हैं। दीज आर द टू, कहने लगा दे विल डिस्ट्रॉय इजराइल। तो देखिए, कहने की बात है कि हमें समझना चाहिए कि इस तरीके से ये यहूदी इतना मशहूर क्यों कहा, हम क्यों कह रहे हैं? मैं नहीं कहता, मैं उधर स्कूल गया था। मैं आपको एक बताना चाहता हूँ, 12 साल की उम्र में वालिद साहब ने मुझे स्कूल भेजा। किधर? इंग्लैंड में। उधर मैं स्कूल गया और स्कूल में 6 साल में वो स्कूल में रहा और उस स्कूल में हर किस्म के लोग थे, यहूदी इंक्लूडेड। मगर उस ज़माने में जब इतना एंटी मुस्लिम फीलिंग था नहीं। आपको पता है, एक ज़माने में जब उसने कहा, मुझे एक हेड मास्टर ने बुला के कहा कि तुम माशाल्लाह अच्छा कर रहे हो, पढ़ते हो और स्पोर्ट्स में भी तुम अच्छे हो, तुम सोचते होगे कि तुम क्यों प्रीफेक्ट नहीं बने हो। मैंने कहा एक्चुअली सर मैं सोचा ही नहीं है, मेरे दोस्त प्रीफेक्ट्स है। तो कोई कहता है नो तुम, आई वांट टू टेल यू, एक वजह है। वजह यह है कि इस इलाके में नॉर्थ लंदन में जिधर तुम स्कूल जाते हो उधर यहूदियाँ हैं और हम जो हैं हम प्रोजेक्ट करना चाहते हैं कि ये स्कूल में यहूदी भी आ सकते हैं। तो इसलिए आपको हमने थोड़ा सा खींचा हुआ है, मगर बुरा ना माने, ये हमारा एक वजह है, इट्स नेसेसिटी। देखिए, इसमें वही लोग रुकावट हैं जो उनके आलाकार हैं। इसमें तो दूसरी राय कोई नहीं है। असल तो प्रॉब्लम ये, आज मुस्लिम उम्मा इकट्ठी हो जाए, आज मुस्लिम ममालिक इकट्ठे हो जाएं और OIC सिर्फ ये ऐलान कर दे कि हम मजमूई तौर पे ये फ़ैसला करते हैं सब आपस में मिल के कि इस तरह के वाक़यात ख़त्म ना हुए तो हम आपसे राब्ता सफारती ताल्लुकात ख़त्म कर देंगे। तो देखिए ये सब ठीक हो जाते हैं कि नहीं। मुस्लिम ममालिक का आपस का नफाक, आपस की लड़ाइयाँ, आपस की नाइतफाकियाँ ही उन्हें इस बात में हौसला अफजाई उनकी करती हैं कि वो इस तरह के वाक़यात करते रहें, मुसलमानों के खिलाफ साजिश करते रहें। बिल्कुल, लेकिन इमरान साहब आप नहीं समझते कि इसमें सोशल मीडिया भी एक टूल बन गया है? क्योंकि अब हमने देखा है कि ज़रूरी नहीं है कि आके कोई प्राइम मिनिस्टर या कोई हेड ऑफ स्टेट या आके कोई बात कहेगा तो लोग उसको फॉलो करना शुरू कर देंगे। सोशल मीडिया की वजह से हर बंदे के पास ज़बान आ गई है।
इस तरह की हेट की जो चीज़ें हैं, हमें हर जगह ऐसा कंटेंट नज़र आ रहा है जो एक दूसरे के अगेंस्ट फैलाया जा रहा है। सोशल मीडिया को भी तो रेगुलेट करना चाहिए। सोशल मीडिया को बिल्कुल रेगुलेट करना चाहिए, सिर्फ इस काम के लिए नहीं, और भी बहुत सारी खराबियाँ। रेगुलेट होगा तो बहुत सारी खराबियाँ दूर होंगी। मैं वापस आ जाता हूँ आपके पहले सवाल की तरह कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जी इस हवाले से जो कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं, लेकिन उनको तरीक़ाकार, वो बेचारे बेबस हैं। अगर देखें ना, मिडल ईस्ट, सऊदीया, यूएई, अगर वो उनके साथ नहीं चलेंगे, अगर तुर्की, मलेशिया, इंडोनेशिया, ईरान इनके साथ नहीं चलेंगे, जितने पावरफुल मुसलमान ममालिक हैं, अगर इनके साथ इस तरह से मिलकर नहीं चलेंगे तो इनका वो वजन नहीं बनेगा। पाकिस्तान तो खुद मसाइल में गिरा हुआ है, उसे हर वक्त अमेरिका की मदद चाहिए होती है, दूसरे मुल्कों की मदद चाहिए होती है। देखिए, सीधी सादी बात यह है, एक हमारी कम्युनिटी है, 9 लाख लोग, 80-90 लाख लोग, 80-90 लाख मुल्क के बाहर रहते हैं। 26 से 30 बिलियन डॉलर हमें रिमिटेंसेस भेजते हैं, हमारे एक्सपोर्ट से ज्यादा भेजते हैं, और ये लोग कह रहे हैं उनको वोट ना दो। क्यों भाई? मैं आपको बताता हूं क्यों। ये डरे हुए हैं, ये टेरिफाइड हैं कि कोई इनको वोट नहीं देगा, इसलिए इनकी जो रेप्यूटेशन है करप्शन की, ये दोनों दूसरे पार्टी इतना है कि कोई पैसे भेजना ही नहीं चाहता अगर इनके हाथों में पैसे आए। ये तो पहली बात है। इसलिए बिलावल साहब कहते हैं कि इनको 5-6 सीट्स दे दो और ये बाहर लड़ते रहें वो 5-6 सीट्स के लिए। वाह, रियली। और अगर इनको पूछो तो ये कहते हैं यार वो उनको क्या पता है मुल्क के अंदर क्या होता है। अच्छा, तो ये जो 9 साल जलावतनी नवाज शरीफ ने जो काटा था सऊदी अरेबिया में, और वापस जब आया 2013 में इलेक्शन जीता, तो ये लगता ऐसा है कि वाकई उसको कुछ पता ही नहीं था मुल्क में क्या हो रहा था, इसलिए इतना क्या नहीं किया। वो ही वॉज क्लूलेस, बेकार, उसको तो पता ही नहीं था मुल्क में क्या होता है, इसलिए वो प्राइम मिनिस्टर बनके वो वो हो गया, फेलियर हो गया। ये क्या बातें कर रहे हैं लोग, आप देख रहे हैं इंटेलेक्चुअल इन रेजिडेंस इसका किस किस्म का इंटेलेक्चुअल है। अच्छा, दूसरी बात मैं आपको बताता हूं, ये मशीन्स के बारे में। एक मिनट रुक जाए ना, आप भागने की बड़ी तैयारी करती हैं हर वक्त। ये मशीन्स के बारे में आपको मैं बताता हूं, हर वोट चेक होता है, हर वोट फौरन गिना जाता है, ओवर काउंटिंग नहीं होता है, इमीडिएट रिजल्ट होता है, कोई गुंजाइश नहीं है डिले के लिए, धांधली के लिए, मिस काउंटिंग के लिए। कोई मरा हुआ आदमी वोट नहीं करता है, कोई एस्टैब्लिशमेंट आके कहती नहीं है ये करो वो करो, कोई एजेंट नहीं आके कहता है, कोई पुलिस वाला, कोई आरओज। भाई व्हाट्स रॉन्ग विद दिस सिस्टम? कमर दिलशाद साहब, सबसे पहले तो ये हमारी जो उलझन है ये दूर कर दीजिए कि वोटिंग, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है ये कितनी मौसर है? देखा जाए असूली तौर पर इस पर इंडिया ने बड़ी मार्केटिंग की हुई है, और इंडिया का ही जो प्रोपेगेंडा चलता रहा है कि जो है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन बड़ी शफाफ इलेक्शन होगा, इसमें टेम्परिंग नहीं होगी, तो उनकी अपनी मार्केटिंग है। लेकिन जब इसको ग्राउंड रियलिटी पर इलेक्शन कमीशन ने भी देखा, हमने भी देखा, इंटरनेशनल लेवल की रिपोर्टें भी हमारे पास आई, तो उन्होंने इस पर खदशात का इज़हार किया है, तफजात का इज़हार किया है कि इसमें टेम्परिंग के भी चांसेस हैं। इसमें जो आपकी जो प्रोग्रामिंग चेंज कर सकते हैं, चिप्स भी लगा सकते हैं, ये तमाम इंडिया के अंदर भी बड़ी बहस चल रही है, बड़ी डिबेट चल रही है। और यहाँ तक कि जब मैं आपको अर्ज करूँ कि जो 1980 में कराला में 50 पोलिंग बूथ पर, इस पर पोलिंग स्टेशन नहीं, एक पोलिंग स्टेशन पर 5 बूथ होते हैं, तो यहाँ उन्होंने 50 पोलिंग बूथ पर जब तजर्बा किया तो वहाँ एक कैंडिडेट कामयाब हो गया। उसने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में कहा कि जनाब ये इन्होंने गैर कानूनी तौर पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए हमारा काम किया है, अपनी इस पर कानून साजी तो नहीं हुई। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने वो इलेक्शन जो थे पूरी कराला में वो कलदम करार दे दिए। तो आप हैरान होंगी, हमारे पास रिपोर्ट मौजूद है कि जिसने जब मैनुअल तरीके से वो जो कैंडिडेट ने इलेक्शन लड़ा, तो उसने अपनी मुखालफिन की जो कामयाब हो गया था इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए, वो उसकी जमानत जब्त करवा दी। उन्होंने कहा इसके अंदर टेम्परिंग हुई है, इसके अंदर जो प्रोग्रामिंग तब्दील हुई, हमारे पास रिपोर्ट मौजूद है। तो यानी ये तो आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू पे आ गया कि इसमें हो सकती है टेम्परिंग, लेकिन क्या उसको दूर भी किया जा सकता है? क्योंकि दीगर ममालिक में तो यूज हो रही है, हम यूनाइटेड स्टेट की भी इसमें मिसाल लेते हैं। और फिर ये भी इसमें कीजिएगा कि ये जो एहसन इकबाल साहब का खदशा है कि जी सीक्रेसी इससे मुतासर होती है, ये भी दुरुस्त है क्या?
देखा जी, सबसे बड़ी अहम बात मैं बताऊं, हमारे दोस्तों की बातें मैंने सुनी है, ठीक है, उनके पॉइंट ऑफ व्यू मैं ज़ाहिर है वहाँ पर भी राय दी है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने हुकूमत को जो जवाब दाखिल कराया है, उसमें ये मौका इख्तियार किया है कि जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और इंटरनेट बैलेटिंग जो है वो आइन के 218, 219, 220, 221, 222 से मुतसादिम है। इसमें सिक्रेसी नहीं पाई जा रही। इसके अंदर राजदारी जिस पर इलेक्शन कमीशन की बुनियाद खड़ी है, उसमें राजदारी का आंसर जो है वो महफूज है, नहीं आ सकता। तो हमें इसलिए सबसे पहले जो है सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए नहीं, आप अगर चाहते हैं तो फिर आप इन जो अपने आर्टिकल के हवाले दिए हैं उसमें आप तरमीम करवा लें। जब आईनी तरमीम हो जाएगी तो इलेक्शन कमीशन लॉ ऑफ लैंड के तहत इंतखाबात कराने का मिजाज है, उसको जिम्मेदारी आयद नहीं होगी। कल को तमाम सियासी जमातें कोई बहारने वाली कहें कि जी इलेक्शन कमीशन ने नहीं देखा, इसमें राजदारी नहीं है, वो तो पहले का जी। अच्छा, ये भी बताइएगा कमर दिलशाद साहब कि अब ये जो हो गई है तरमीम, ये इलेक्शन कमीशन पे बाइंडिंग है कि इसको लाजमी अब इसी तरीके से ही वो इलेक्शन अगला कंडक्ट करे, या आप लोगों इलेक्शन कमीशन भी इस बात का मिजाज है कि कोई अपनी इस पर राय दे सके या इसको मुस्तरद कर सके? सारी तमाम इमारत जो है इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात कराने की, वो तो इमारत खड़ी जो है वो तो इलेक्शन कमीशन है। अब जब इलेक्शन कमीशन जो सदारती ऑर्डिनेंस या इलेक्शन एक्ट का पर अब अमल कराने का पाबंद इसलिए नहीं है, जब अगर वो कोई शिक आइन के आर्टिकल से मुतसादम हो जाए, जैसे सेनेट के इलेक्शन ओपनिंग पर भी इलेक्शन कमीशन स्टैंड लिया, ये आर्टिकल 226 के खिलाफ है, तो इसी तरह जो इलेक्शन कमीशन ये महसूस करेगा कि ये आर्टिकल 218, 219, 220 से मुतसादम है, इसमें राजदारी जो है वो खतरे में पड़ गई, खदशात में पड़ गए, तो कहेगा हमें तो इंतखाब ही करवाते। लेकिन अगर कानून साजी हो जाती है, इन आर्टिकल के अंदर आइन साजी हो जाती है, तो फिर इलेक्शन कमीशन बाउंड है, वो तो इंतखाब करवाएगा। लेकिन सदारती ऑर्डिनेंस या इस तरह के जो इलेक्शन एक्ट है उस पर वो इलेक्शन कमीशन जो है इंतखाबात करवाने का मिजाज नहीं है, स्टैंड ले सकता है। अब इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने जो जवाब दाखिल कराया, उन्होंने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया। उन्होंने कहा हम ओवरसीज पाकिस्तान की इज्जत करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, आप इनको इंटरनेट बैलेटिंग की बजाय आप इनको जिस तरह ख्वातीन की या मिनॉरिटी की मखसूस नशिस्तें हैं, तो आप ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए के लिए बाकायदा नशिस्तें महफूज कर लें, वो आराम से उनकी है उनकी नामजदगी हो जाएगी और तमाम पार्टी को नुमाइंदगी भी हो जाएगी, उस पर कोई हर्फ भी नहीं आएगा। तो आप उस पर बाकायदा कानून साजी करके इनकी सीटें रिजर्व करवा लें, जैसे कि बाकी ख्वातीन की सिस्टम है। तो ये भी उन्होंने तजवीज दी है। इस पर तो कहते हैं राजदारी का खतरा है और इलेक्शन कमीशन की सारी बागडोर जो है वो नादरा के हाथ में चले जाएगी, तो इलेक्शन कमीशन के पास क्या रह जाएगा? तो तमाम वो नादरा के पास राजदारी, सिक्रेसी, हर चीज उनके पास होगी। इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की तमाम मामला जो है नादरा के हाथ में आ जाएंगे। तो फिर इलेक्शन कमीशन कहते हैं हम कहाँ खड़े हुए हैं, हमारा स्टैंड क्या है? जब जिस तरह RTS जो था वो नादरा ने बनाया था, जब फलाक हो गया तो उन्होंने जिम्मेदारी डाल दी इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान पर। उन्होंने कहा हमारा क्या था, 18 करोड़ तो आपने लिए,